नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। देश भर में क्या कुछ चल रहा है मौसम के कॉन्टेक्स्ट में, हम इस बुलेटिन में सभी पहलुओं की चर्चा करेंगे। बात इसमें साइक्लोनिक स्टॉर्म, संभावित साइक्लोनिक स्टॉर्म बे ऑफ बंगाल में उसकी भी होगी। मानसून अब तक कहाँ वापस पहुंचा और किन इलाकों में पोस्ट मानसून सीजन में 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच बारिश का प्रदर्शन कैसे रहा। सबसे पहले बारिश की स्थिति देख लेते हैं। देश भर में बारिश 1 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच सामान्य से 12% ऊपर बनी हुई है। 42 mm की जगह पर 47.4 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। एक्चुअल संपूर्ण भारत का आंकड़ा ये है। इसमें लाल रंग में जो भी आप स्टेट्स देख रहे हैं और पीले रंग में ये डेफिशिएंट स्टेट्स हैं। ग्रीन और ब्लू कलर वाले राज्य नॉर्मल या नॉर्मल से अधिक वर्षा वाले राज्य हैं। इसमें आप देख सकते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली -66% है और हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में सामान्य से 40% कम वर्षा वाला रीजन है। इसके अलावा पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में तमाम जगहों पर, मध्य और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में बारिश सामान्य से कम हुई है। मानसून की वापसी की अगर हम बात करें तो कल यानी 12 अक्टूबर को जहां तक मानसून वापस लौटा था, अभी भी मानसून की वापसी की जो विड्रॉल लाइन है वो वहीं पर बनी हुई है। आप देख सकते हैं गुजरात को पार कर चुका है, महाराष्ट्र के उत्तरी कोंकण गोवा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा पर होते हुए तेलंगाना में तमाम जगहों पर, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों और उड़ीसा के इन भागों तक और पूर्वोत्तर में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पर बनी है। आने वाले 24 घंटों में इन सभी क्षेत्रों से भी आगे मानसून की वापसी हो सकती है, ऐसी संभावना नजर आ रही है। सॉरी। इन स्थितियों के बीच में अब हम जानते हैं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि बे ऑफ बंगाल पे बना हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट आने वाले 24 घंटों में या आने वाले दिनों में दिखाई देगा, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि 10 अक्टूबर के आसपास बनेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे डिले होता जा रहा है। और इसके बारे में अगर आपको मेरे बुलेटिन्स याद हों 8, 9, 10 अक्टूबर के, तो उसमें मैंने पहले ही कहा था कि क्योंकि जो भी गतिविधियां होती हैं, मौसमी गतिविधियां पूरे ग्लोब पर आसपास होने वाली मौसमी गतिविधियों से नियंत्रित होती हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा इंटेंस है। तो साउथ ईस्ट एशिया पर, फिलीपींस पर जो एक के बाद एक साइक्लोनिक स्टॉर्म आए, लायन रॉक, उसके बाद इस समय कोम्पासू हैनान, फिलीपींस को पार करने के बाद हैनान पर पहुंचा हुआ है और सीवियर ट्रॉपिकल स्टॉर्म की इसकी इंटेंसिटी है। और इस समय इसके आसपास, हैनान के आसपास भीषण रूप से हवाएं चल रही हैं। ये आप कंडीशन देख सकते हैं। यहाँ पर लगभग 80-90 किलोमीटर केंद्र के आसपास हवाएं चल रही हैं प्रति घंटे, 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और 120 गस्टिंग स्पीड है। और ये लगातार पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। फिलीपींस को पार करने के बाद इस तरह से आगे बढ़ते हुए हैनान पर पहुंचा है और अगले 24 घंटों में ये वियतनाम पर लैंडफॉल कर जाएगा। लैंडफॉल करने के बाद डेफिनेटली इसकी एनर्जी लूज होने लगेगी और ये जिस तरह से ये बंगाल की खाड़ी और भारतीय समुद्री क्षेत्र से हवाओं को खींच रहा है, ये आप देखिए जिस तरह से ये हवाएं जा रही हैं, इन हवाओं का जो फ्लो है बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा और बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम इंटेंसिफाई होने लगेगा। तो कल के बाद उम्मीद कर सकते हैं कल रात में या फिर 15 अक्टूबर को बे ऑफ बंगाल पर लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो सकता है। शुरुआती इंडिकेशन उसके उड़ीसा और इससे सटे आंध्र प्रदेश की तरफ जाने के हैं। तो 15 अक्टूबर की रात से या शाम से ही भारत के ईस्ट कोस्ट पर बारिश की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ने वाली हैं। यहाँ पर समूचा जो क्षेत्र है उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक, तमिलनाडु पर काफ़ी अच्छी बारिश पहले से ही हो रही है और इसके लिए सर्कुलेशन यहाँ पर जो अरब सागर में बना हुआ है ये बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। ये लगातार थ्रो कर रहा है हवाओं को और ये जो मॉइस्चर आ रहा है इस सर्कुलेशन से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक ट्रफ रेखा बनी है। तो ये ट्रफ भी यहाँ पर अहम रोल प्ले कर रही है और इसी वजह से केरल में, कर्नाटक के तटवर्ती और दक्षिणी आंतरिक इलाकों में, लक्षद्वीप तथा तमिलनाडु के रीजन में कई जगहों पर भीषण वर्षा हो रही है और यही कंडीशन अगले 2-3 दिनों तक रहेगी। जब ये सिस्टम सर्कुलेशन जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आगे बढ़ने के बाद थोड़ा सा इसका जो मूवमेंट है, अगर आप आज से लेकर, आज 13 अक्टूबर है, आज से लेकर 18-19 अक्टूबर तक का बंगाल की खाड़ी की जो टेंडेंसी है उसको देखेंगे तो बहुत ही अनयूजुअल लगेगी। आमतौर पर कोई भी सिस्टम जब बन रहा होता है तो या तो वो इंटेंसिफाई होता है या तो वो कमज़ोर हो जाता है या फिर वो उसका मूवमेंट दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर कोई क्लियर मूवमेंट भी नहीं है, क्लियर इंटेंसिफिकेशन नहीं है और ये कंडीशन 10 अक्टूबर से बनी हुई है और यही अगले 5-6 दिनों तक दिखाई देगी। मैं आपको दिखाता हूँ 18 अक्टूबर के आसपास का, जब आप देखेंगे कि ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश की तरफ भले बढ़ेगा, लेकिन एक और सिस्टम
बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर इंटेंसिफाई हो सकता है। जब ये साइक्लोनिक स्टॉर्म, ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो कि वियतनाम पर कल लैंडफॉल करेगा, कोम्पासू, और उसके बाद थाईलैंड, म्यांमार को पार करने के बाद बंगाल की खाड़ी पर पहुंचेगा, तब उसकी जो हवाएं होंगी, उसका जो रेमेनेंस इफेक्ट्स होगा, वो यहाँ पर उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर वो यहाँ फिर से रीजनरेट हो सकता है। और रीजनरेशन, जैसा कि आपने देखा था गुलाब हुआ था गुजरात के तटों को पार करने के बाद अरब सागर के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों पर, इसी तरह से जब भी साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम आता है और बंगाल की खाड़ी पर उसका इम्पैक्ट रहता है, तो इसी तरह से इंटेंसिफिकेशन होता है और उसका इम्पैक्ट भारत के पूर्वी तटों, पूर्वोत्तर राज्य और म्यांमार, बांग्लादेश, इन सभी भागों पर दिखाई देता है। तो ये अनुमान ये है कि 18 अक्टूबर के आसपास मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इंटेंसिफिकेशन यहाँ पर होने की संभावना है। ये आप देखिए, ये हवाएं अब यहाँ पर आपको क्लियर डायरेक्शन दिखाई देगी, और ये हवाएं इंटेंसिफाई होने के बाद अनुमान है कि डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में यहाँ पर सिस्टम गंगीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा के आसपास लैंडफॉल कर सकता है 19 अक्टूबर के आसपास या 18 अक्टूबर की रात में, इस तरह की संभावना रहेगी। और इसी की वजह से जो हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी से उठने वाली, ये न सिर्फ पूर्वी तटीय राज्यों को प्रभावित करेंगी, बल्कि इनके प्रभाव से 18 अक्टूबर से ओडिशा में तो अब बारिश शुरू होने वाली है। ओडिशा में अब बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे तटीय इलाकों में पहले से हो रही है, धीरे धीरे इसका जो प्रभाव है ओडिशा के तटवर्ती रीजन्स पर वो बढ़ जाएगा और स्प्रेड भी बढ़ेगा ओडिशा के तटवर्ती रीजन्स पे। और अब से लेकर अगले 4-5 दिनों तक आपको ओडिशा में कई इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। इसी तरह से आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन, तमिलनाडु में पहले से ही हो रही है, तो यहाँ होती ही रहेगी। और जब ये हवाएं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में चलेंगी, तो गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार तथा पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती है। साथ ही साथ अनुमान यह है कि 15 अक्टूबर से देश के पूर्वी इलाकों में 15 अक्टूबर से ही मौसम बदल जाएगा, मौसम में तब्दीली आ जाएगी। जो हवाएं अभी पश्चिमी चल रही हैं, ये आप देखिए आज की कंडीशन देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पश्चिमी हवाएं आ रही हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे 15 अक्टूबर के आसपास, तो यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव हवाओं में आ जाएगा 15 अक्टूबर से ही। ये हवाएं देखिए, ये सिस्टम यहाँ पर पहुँचा है, हवाओं का रुख बदल रहा है। तो पूर्वी भागों में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में 15 या 16 अक्टूबर के आसपास से मौसम बदलेगा और बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद 18 और 19 अक्टूबर से इंटेंसिटी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों, पूर्वी भारत, सेंट्रल इंडिया, यहाँ तक कि उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश का पूर्वी पश्चिमी इलाका, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर बारिश हमें देखने को मिलेगी। 16 अक्टूबर के बाद से ही धीरे धीरे शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी, जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इंटेंसिटी और स्प्रेड भी आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो 18-19 अक्टूबर आते आते, 20 अक्टूबर आते आते हमें देश के तमाम इलाकों में बारिश रिविजिट करती हुई नज़र आएगी, जिसमें दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम मैदानी इलाके शामिल हैं, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र शामिल हैं। पर्वतीय क्षेत्रों पर एक WD है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा, और कुछ हिस्सों में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ हमें पर्वतीय इलाकों में अब से लेकर अगले 24 से 48 घंटों तक देखने को मिल सकती है। उसके बाद जब ये रुख बदलेगा हवाओं का नीचे बंगाल की खाड़ी में, और ये हवाएं फिर से उत्तर प्रदेश होते हुए, नेपाल के रास्ते होते हुए उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर पहुंचेंगी 17-18 अक्टूबर के आसपास, तो फिर से पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर अभी की स्थिति ये है कि अगले 48 घंटों या 72 घंटों के दौरान जो महाराष्ट्र का रीजन है, तटवर्ती कोंकण गोवा का, गुजरात का दक्षिणी तटीय और सौराष्ट्र का क्षेत्र, साथ ही गोवा और तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन सभी भागों में, साथ ही साथ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर रुक रुक कर वर्षा होने की संभावना है। 15-16 अक्टूबर से उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बारिश यहाँ पर बढ़ेगी, छत्तीसगढ़ में भी बारिश बढ़ सकती है, और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा में भी 15 और 16 अक्टूबर के आसपास से बारिश का एक नया दौर शुरू हो सकता है, और जो अगले 3-4 दिनों तक लंबा चलेगा। तो ये बहुत शॉर्ट स्पेल नहीं होगा। अभी थोड़ा सा मैं वेट करना चाहूँगा, और वेट करने के बाद ही इस पर अपडेट मैं देना चाहूँगा कि साइक्लोनिक स्टॉर्म डेवलप होगा या नहीं। लेकिन आशंका डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की भी है, तो वेट करना होगा, वॉच करना होगा, और उम्मीद करनी होगी कि साइक्लोनिक स्टॉर्म न बने, ताकि इस समय जिस तरह की मौसमी कंडीशंस हैं, जिस तरह की फसलों की जो कंडीशन है किसानों के लिए, ये अगर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है, किसी भी राज्य में जाए, चाहे वो ओडिशा और छत्तीसगढ़ की तरफ से अंदर घुसे, या फिर आंध्र प्रदेश की तरफ से, और या फिर पश्चिम बंगाल और झारखंड, तमाम जगहों से अगर कहीं से भी अंदर घुसता है, तो ये निश्चित रूप से भारत के लैंड रीजन्स पर
तमाम इलाकों में किसानों की मुश्किलों को बहुत अधिक बढ़ा सकता है। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल के साथ। इस संभावित सिस्टम के ख़तरे और इसके इम्पैक्ट के बारे में मेरी लगातार निगरानी जारी है और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा विभिन्न बुलेटिन्स के माध्यम से। इसके अलावा रेगुलर बुलेटिन्स भी आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।